इस सप्ताहांत जॉर्डन में 3 अमेरिकी सैन्य कर्मियों की मौत हो गई जब ईरान ने वहां अमेरिकी बलों पर हमला किया और एक चौथा लापता है और कई अन्य घायल हैं। जैसे जैसे मध्य पूर्व में युद्ध बढ़ रहा है, कई लोग पूछ रहे हैं कि अमेरिका 7,000 मील दूर इस क्षेत्र में इतना निवेश क्यों कर रहा है। 80 साल से दोनों पार्टियों के अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने मध्य पूर्व में सैनिक तैनात किए हैं और हमेशा एक जैसी वजह दी है। अमेरिका के साथ संरेखित और स्थिर मध्य पूर्व उसकी विदेश नीति और घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। इसके कई कारण हैं। तेल, जिस पर वैश्विक अर्थव्यवस्था निर्भर है, वे प्रतिद्वंदी जिन्हें अमेरिका 80 साल से रोक रहा है, और अब सीमाओं से परे आतंकवादी नेटवर्क। पर कहानी ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ युद्ध की घोषणा से शुरू नहीं होती। ये 1945 में एक युद्ध पोत पर हुए हाथ मिलाने से शुरू होती है। JNS टीवी पर आमिर केशु के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम शुरू करेंगे। फरवरी 1945 है। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध अब भी चल रहा है, लेकिन मुश्किल से। 82 दिनों में ये समाप्त होगा और राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने हाल ही में स्टालिन और चर्चिल के साथ युद्ध के बाद की दुनिया कैसी होगी ये तय किया है। घर लौटते समय वो स्वेज नहर पर रुकते हैं और एक ऐसे राजा से मिलते हैं जिसे अमेरिका में कोई वास्तव में नहीं जानता, इब्न सऊद, जो सऊदी अरब के संस्थापक हैं। ये 1945 है। मध्य पूर्व अभी वो मध्य पूर्व नहीं है जिसे हम आज जानते हैं, और काफी समय तक नहीं रहेगा। अमेरिकी अधिकारी चिंतित हैं कि एक पीढ़ी में अमेरिका का तेल उत्पादन खत्म हो जाएगा और धरती पर एकमात्र ऐसी जगह जहां पर्याप्त तेल भंडार है वो इस राजा के साम्राज्य के नीचे है। तो दोनों आदमी एक समझौता करते हैं। ये कोई आधिकारिक समझौता नहीं है, ये बस एक आपसी समझ है, एक हाथ मिलाना। अमेरिका सऊदी अरब की रक्षा करेगा और बदले में अमेरिकी कंपनियों को उसके तेल तक पहुंच मिलेगी। 1 साल बाद ये समझौता ठोस रूप लेता है। अमेरिका सऊदी अरब में एक हवाई अड्डा बनाता है जो उस समय बस रसद भरने का एक पड़ाव लगता है, लेकिन ये आधुनिक मध्य पूर्व में पहला अमेरिकी सैन्य ठिकाना बनता है। 1945 की वो हाथ मिलाना आज भी इस रिश्ते की पूरी नींव है। सऊदी अरब ने अमेरिका से औपचारिक रक्षा संधि नहीं की, फिर भी जरूरत पर अमेरिका मध्य पूर्व की रक्षा में मदद करता है। बदले में तेल और संसाधन मिलते हैं। ये समझ सिर्फ सऊदी अरब नहीं, पूरे मध्य पूर्व में लागू है। लेकिन अनौपचारिक समझौता कैसे स्थायी ठिकानों, दसियों हजार सैनिकों और उस सिद्धांत में बदला कि अमेरिका यहाँ युद्ध करेगा जबकि जनता पश्चिमी मूल्यों को नहीं चाहती। इसके लिए एक नया संकट और अलग दुश्मन चाहिए था। 1950 के दशक में अमेरिका को सबसे बड़ा डर सोवियत संघ और साम्यवाद के फैलने का था। लेकिन अरब दुनिया में इसका ऐसे फैलना जैसे पूर्वी यूरोप में फैला खासा डरावना है। लेकिन जिसने अमेरिका को मध्य पूर्व में खींचा वो शुरू में शीत युद्ध की कहानी नहीं थी। 1956 में मिस्र के नेता ने स्वेज नहर पर नियंत्रण कर लिया, जिससे मध्य पूर्व का ज्यादातर तेल यूरोप जाता है। इससे पहले नहर का संचालन ब्रिटिश फ्रांसीसी कंपनी करती थी। ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने गुप्त रूप से मिस्र पर हमला कर दिया ताकि वे उसे जबरदस्ती वापस ले सकें, क्योंकि जिसके पास तेल का नियंत्रण है उसके पास शक्ति होती है। हालांकि ये सब गुप्त रूप से किया गया और राष्ट्रपति आइजनहावर बहुत नाराज हो गए कि उनके अपने सहयोगियों ने उन्हें ये तक नहीं बताया कि वे हमला करने वाले हैं। इससे उनकी छवि बहुत खराब दिखती है, सच में बहुत खराब। ऐसे समय में जब सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिकी शक्ति दिखाना जरूरी है, वे दबाव डालकर इन तीनों को पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन और फ्रांस, जो लंबे समय से इस क्षेत्र पर राज कर रहे थे, उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित होकर हर अरब सरकार के सामने पीछे हटना पड़ा। नासिर इससे ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरते हैं जिन्होंने पुराने साम्राज्यों को हरा दिया और वे लगभग एक रात में पूरे अरब जगत के हीरो बन जाते हैं। लेकिन नासिर की जीत सिर्फ ब्रिटेन और फ्रांस को शर्मिंदा नहीं करती, ये पश्चिम के खिलाफ खड़े होने को एक कामयाब दाव जैसा दिखाता है और सोवियत संघ अगली बार ऐसा करने वालों को हथियार व पैसा देने को तैयार है। यहीं से शीत युद्ध का दर शुरू होता है। जब ब्रिटेन और फ्रांस पश्चिमी हितों की रक्षा नहीं कर पाते तो आइजनहावर को सत्ता का एक शून्य पैदा हो जाने की चिंता होती है। नासिर की लोकप्रियता और अपमान के कारण सोवियत संघ के लिए अरब राष्ट्रवादी आंदोलनों का समर्थन और वहां पैठ बनाना आसान होगा। तो आइजनहावर तय करते हैं कि सोवियत संघ के ऐसा करने से पहले किसी को उस खाली जगह को भरना होगा और वे तय करते हैं कि ये जिम्मेदारी संयुक्त राज्य अमेरिका को लेनी चाहिए। 1957 में वे कांग्रेस जाकर इस क्षेत्र के लिए ऐसी मांग करते हैं जो पहले किसी राष्ट्रपति ने नहीं की थी। मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य बल के इस्तेमाल की अग्रिम अनुमति दी गई, जिससे हर संकट में कांग्रेस से बार बार अनुमति ना लेनी पड़े। कांग्रेस ने इसके पक्ष में मतदान किया और इसे आइजनहावर सिद्धांत कहा गया, जिसमें 3 हिस्से हैं। अमेरिका उन मध्य पूर्वी देशों को आर्थिक सहायता देगा जो इसकी मांग करेंगे। अमेरिका इस क्षेत्र के किसी भी देश को जो इसकी मांग करेगा सैन्य सहायता और प्रशिक्षण भी देगा।
सबसे अहम बात, अमेरिका अपनी सेनाओं का इस्तेमाल किसी मध्य पूर्वी देश की रक्षा के लिए करेगा अगर वो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिज्म के नियंत्रण वाले किसी देश की सशस्त्र आक्रामकता के खिलाफ मदद मांगे। ये खास तौर पर सोवियत खतरे के लिए लिखा गया क्योंकि इसका मुख्य कारण कम्युनिज्म का फैलाव रोकना है। अमेरिका ने इस क्षेत्र में तेल के कारण दखल दिया था, जो अब भी सबके दिमाग में है। उन्होंने देखा कि उस सर्दी संकट के दौरान मिस्र ने नहर बंद कर दी और सीरिया ने पाइपलाइनें काट दी, जिससे यूरोप का ईंधन लगभग खत्म हो गया। तो शीत युद्ध की भाषा के नीचे गणना वही है जो 1945 में थी। अमेरिका मध्य पूर्व की सुरक्षा में मदद करता है और बदले में उसे ये भरोसा मिलता है कि क्षेत्र खुला रहे और तेल बहता रहे ताकि अर्थव्यवस्था चले। लोग अमेरिका के ऋणी होते हैं, इसलिए वे जल्दी दुश्मनों की तरफ नहीं जाते। ये पहली बार है जब अमेरिकी इतिहास में किसी राष्ट्रपति ने रिकॉर्ड पर कहा है कि मध्य पूर्व खुद एक महत्वपूर्ण अमेरिकी हित है, जिसकी रक्षा के लिए सैन्य बल तैनात करना जरूरी है, न कि केवल एक ऐसा क्षेत्र जहां अमेरिका तब प्रतिक्रिया देता है जब वहां कुछ गलत होता है। अगले ही साल उस वादे की असली परीक्षा होती है। इराक में वहां की पश्चिम समर्थक राजशाही को एक तख्ता पलट में हिंसक रूप से उखाड़ फेंका जाता है। लेबनान के राष्ट्रपति हालात देखकर डर जाते हैं और सोचते हैं अगला नंबर उनका हो सकता है। इसलिए वे वॉशिंगटन कॉल करते हैं। आइजनहावर जवाब देते हैं और अमेरिकी मरीन बेरूत तट पर उतरते हैं। और अब शुरू होती है वो कहानी जब अमेरिकी सैनिक सीधे तौर पर मध्य पूर्व में हस्तक्षेप करने लगते हैं। अब भी वहां कोई स्थायी अमेरिकी ठिकाना नहीं है, लेकिन वॉशिंगटन अगले 20 साल तक अपनी रणनीति प्रॉक्सी से चलाता है। ये ईरान के शाह और सऊदी अरब को हथियार देता है ताकि क्षेत्रीय सहयोगी खाड़ी की सुरक्षा संभाले और अमेरिकी सैनिकों को ऐसा ना करना पड़े। उनकी मदद करो और अमेरिका के हितों को बनाए रखो। हालांकि ये पूरी योजना एक ही साल में बिखर जाती है और वो साल है 1979। ईरानी क्रांति में शाह, जिनमें उन्होंने बहुत निवेश किया था, सत्ता से हटा दिए जाते हैं। रातों रात ईरान इलाके में अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी से सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। क्रांतिकारी छात्र अमेरिकी दूतावास पर हमला कर 52 अमेरिकियों को बंधक बना लेते हैं। वे उन्हें 444 दिन बंधक रखते हैं, रोज खबरों में दिखाते हैं। देश देखता है पर कुछ नहीं कर सकता। कुछ हफ्तों बाद ही सोवियत टैंक अफगानिस्तान में घुस जाते हैं। वॉशिंगटन अचानक खुद को फारस की खाड़ी के एक तरफ दुश्मन ईरान और दूसरी तरफ आगे बढ़ती सोवियत सेना के बीच घिरा हुआ पाता है, वो भी कुछ ही हफ्तों के अंदर। हमारे सहयोगी संभाल लेंगे प्लान फेल हो गया, क्योंकि जिस पर सबसे ज्यादा निर्भर थे अब वो नहीं है। डर साफ है, अगर सोवियत या कट्टरपंथी इस्लामवादी फारस की खाड़ी के तेल पर काबिज हो जाते हैं तो वे पश्चिमी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी ताकत बहुत बढ़ा सकते हैं। 1980 में राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने कांग्रेस में घोषणा की कि फारस की खाड़ी पर किसी बाहरी ताकत का कब्जा अमेरिका पर सीधा हमला माना जाएगा और जरूरत पड़ी तो अमेरिका ताकत का उपयोग करेगा। इस भाषण को कार्टर सिद्धांत कहते हैं, जो अगले 45 साल तक अमेरिकी गल्फ नीति की आधारशिला बना। हालांकि ऐसे सिद्धांत को लागू करने के लिए एक मशीन की जरूरत होती है और सिर्फ 3 साल के भीतर उस मशीन को एक नाम मिल जाता है और आप इस कहानी के बाकी हिस्से में बार बार उस नाम को सुनेंगे। सेंटकॉम, जो यूएस सेंट्रल कमांड का संक्षिप्त रूप है। 1983 में सेंटकॉम को क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य रणनीति के लिए बनाया गया, तब इजराइल को जानबूझकर इसके नक्शे से बाहर रखा गया। अगले 38 साल इजराइल अलग कमांड के अधीन रहता है, लेकिन उस पर बाद में चर्चा करेंगे। सेंटकॉम बनने के बाद स्थायी ठिकाने विकल्प नहीं रहते। आप फ्लोरिडा में बैठे मुख्यालय से किसी भी तरह से आक्रमण को रोक नहीं सकते। अगर अमेरिका इस वादे को निभाना चाहता है तो उसे रनवे, ईंधन और सैनिकों की जरूरत है जो पहले से ही क्षेत्र के अंदर बैठे हों और तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार हों। इसलिए ठिकाने बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है। इस क्षेत्र के कई लोग विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ हैं और अमेरिका को इसकी पहली कीमत 1983 में बेरूत में खून से चुकानी पड़ी। विस्फोटकों से भरा ट्रक उस बैरक में घुसता है जहां अमेरिकी सैनिक सो रहे हैं। उनमें से ज्यादातर मरीन होते हैं और 241 अमेरिकी सैनिक कुछ ही सेकंड में मारे जाते हैं। ये अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के इवो जीमा के बाद सबसे घातक दिन है। खुफिया जानकारी जो कई साल बाद ही सार्वजनिक होती है, इस बम धमाके का सीधा संबंध ईरान के इस्लामी गणराज्य से जोड़ती है। यही वो पल है जब वॉशिंगटन को कुछ ऐसा पता चलता है जिसे वो सच में कभी भूल नहीं सकता। ये क्षेत्र जोरदार पलटवार कर सकता है और करेगा भी। अमेरिकी हितों की सुरक्षा की कीमत चुकानी पड़ेगी और उस कीमत और हित के बीच का हिसाब हमेशा चलता रहेगा। 4 साल बाद एक नया खतरा सामने आता है। ईरान और इराक पहले से ही एक दूसरे के साथ युद्ध में हैं और वे खाड़ी में तेल टैंकरों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। किसी के भी टैंकर, यहाँ तक कि तटस्थ देशों के जहाज भी जो बस पानी के रास्ते तेल ले जा रहे हैं। कुवैत पर हमला होता है और वो मदद के लिए अमेरिकी नौसेना को बुलाता है।
अमेरिकी युद्धपोत खाड़ी से गुजरने वाले कुवैती टैंकरों की सुरक्षा करने लगते हैं और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा काफिला अभियान बन जाता है। ईरान पानी में बारूदी सुरंगें बिछाता है जिनमें से एक अमेरिकी युद्धपोत को डुबोने वाली होती है। संघर्ष के दौरान एक इराकी मिसाइल ने एक अमेरिकी जहाज पर हमला किया था जिसमें 37 अमेरिकी नाविक मारे गए। बगदाद ने इसे गलती बताकर माफी मांगी थी। ऑपरेशन प्रोटेक्ट द ऑयल शुरू हो गया है। क्या ये आपको मौजूदा हालात जैसा लगता है? आप गलत नहीं हैं, थोड़ा धैर्य रखें। इसके बाद सबसे बड़ी परीक्षा आई। सद्दाम हुसैन ने 1990 में कुवैत पर आक्रमण किया। ईरान वाली तबाही को देखते हुए अमेरिका इसे अब बहुत गंभीरता से लेता है। अमेरिकी प्रतिक्रिया डेजर्ट स्टॉर्म इस क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती बन जाती है और लगभग 6 हफ्तों के भीतर कुवैत को आजाद करा लिया जाता है, जिसमें लगभग 148 अमेरिकी सैनिकों की मौत होती है। आधुनिक युद्ध के मानकों के अनुसार ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसा इरादा था। हालांकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। लेकिन इस बार जब युद्ध खत्म होता है तो सैनिक घर नहीं लौटते। 1991 और 1994 के बीच अमेरिका कुवैत, बहरीन, कतर और यूएई के साथ एक के बाद एक औपचारिक रक्षा समझौते करता है। इन देशों को मदद की जरूरत है। ये छोटे देश हैं जिनके पास बहुत तेल है और उन्हें डर है कि कभी भी कब्जा हो सकता है। इराक ने कुवैत के साथ ऐसा किया था। बाकी देश ये देख रहे हैं। अब उन पर हमला करना मतलब अमेरिका पर हमला करना होगा, जो कि एक बहुत बड़ा डर पैदा करता है और उनके लिए ये समझदारी भरा कदम है। बिल्कुल, इन देशों के कई लोगों के लिए ये उनके धार्मिक विश्वासों के साथ धोखा जैसा लगता है। विदेशी गैर मुस्लिम सेना को हमेशा के लिए अरब और इस्लामी जमीन पर बुलाना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। इसी कारण जॉर्डन ऊपर दी गई सूची में नहीं है। हालांकि अब उन पर हमला हुआ है, इस पर बाद में बात करेंगे। यही शुरुआत है। एक सैन्य शिविर के रूप में जो शुरू होता है वो असली बेस में बदल जाता है, लेकिन इन्हें बनने में ज्यादा समय लगता है। अल उदैद कतर में 1996 में बनता है और कैंप अरिफजान बाद में आता है। 1996 में सऊदी अरब के अमेरिकी सैन्य आवास पर आतंकी बम धमाके के बाद सेना को अपने कुवैती कैंप से ज्यादा सुरक्षित जगह की जरूरत महसूस हुई। निर्माण 1999 में शुरू होता है। अमेरिकी टैंक वहां खड़े कर दिए जाते हैं और अगली संकट का इंतजार करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस समय लगभग 36,000 से 46,000 अमेरिकी सैनिक पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं। वे 19 अलग अलग स्थानों पर तैनात हैं और उनमें से 8 पूरी तरह से स्थायी ठिकानों के रूप में गिने जाते हैं। 4 देश उस नेटवर्क का मुख्य हिस्सा बनाते हैं और हर एक की भूमिका अलग है। कतर में सबसे बड़ा बेस है और सेंटकॉम की अग्रिम कमान चौकी भी, जहां रोज करीब 10,000 सैनिक तैनात रहते हैं। बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट तैनात है, जो 2.5 मिलियन वर्ग मील समुद्र और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की सुरक्षा करती है, जिससे दुनिया का 5वां हिस्सा तेल जाता है। कुवैत अपने कैंप से क्षेत्र की लॉजिस्टिक्स देखता है, जहां 13,000 सैनिक तैनात हैं और काफी साजो सामान पहले से रखा है ताकि कम समय में कई ब्रिगेडों को सुसज्जित किया जा सके। कुछ देश अपवाद हैं, हर एक का कारण अलग है। इन सब में तुर्की के साथ संबंध सबसे पुराने हैं। इसका खाड़ी क्षेत्र से संबंध नहीं है, क्योंकि तुर्की 1952 में नेटो में शामिल हुआ और वहां 50 अमेरिकी परमाणु बम हैं। ये शीत युद्ध के समय की संरचना है, जो अब तक जिन भी ठिकानों की हमने बात की है उन सबसे पहले की है। हमने इसके जटिलताओं पर पहले के एपिसोड्स में चर्चा की है। जॉर्डन की कहानी इसके बिल्कुल उलट है। 1950 के दशक से ये अमेरिका का करीबी सहयोगी रहा, लेकिन दशकों तक अपनी छवि की चिंता में अमेरिकी सैनिकों को यहाँ तैनात करने से इनकार करता रहा। ये स्थिति तभी बदली जब सीरिया गृह युद्ध में डूब गया और आईएसआईएस पड़ोस में आ गया, जिससे जॉर्डन ही आखिरी स्थिर जगह बची जहां से काम किया जा सकता था। आज ये उन 9 मिसाइल डिफेंस रेडार सिस्टम्स में से एक की मेजबानी करता है जो अमेरिका के पास है, लेकिन इसे यहाँ देर से और अनिच्छा के साथ तैनात किया गया। और जाहिर है, डिएगो गार्सिया, जो मध्य पूर्व में भी नहीं है, ये एक ब्रिटिश स्वामित्व वाला द्वीप है जो हिंद महासागर में स्थित है और ये अमेरिकी स्टेल्थ बॉम्बर्स के लिए एक अग्रिम तैनाती केंद्र के रूप में काम करता है। इतना करीब कि एक B-2 वहां रिफ्यूल कर सकता है और जल्दी से लौट सकता है, भले ही बॉम्बर्स खुद अमेरिका में तैनात हों। इसके साथ एक अनसुलझा विवाद भी जुड़ा है, क्योंकि हाल ही में यूके ने इस द्वीप की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने पर सहमति जताई है, जबकि इसे वापस अमेरिका को लीज पर दे दिया गया है। ब्रिटिश सांसदों ने इस समझौते को अब तक मंजूर नहीं किया, लेकिन अमेरिका की यहाँ गहरी रणनीतिक हिस्सेदारी है। 1982 से मिस्र सिनाई में एक छोटी अमेरिकी शांति रक्षक टुकड़ी की मेजबानी कर रहा है, जो मिस्र इजराइल शांति संधि की निगरानी करती है। ज्यादातर लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना, जबकि ये 40 साल से चल रहा है। यही अमेरिका चाहता है। इस क्षेत्र में एक मजबूत उपस्थिति है, लेकिन ऐसी जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शांति और निरोधक प्रभाव बनाए रखती है, वो भी बिना किसी भारी कीमत के। अगर हम इस क्षेत्र में अमेरिकी उपस्थिति की बात करें और अफगानिस्तान का जिक्र ना करें तो ये अधूरा रहेगा, जो बड़ी आपदा था। अमेरिका के लिए इन ठिकानों और सैन्य उपस्थिति को बनाए रखना शायद आसान लग सकता है, लेकिन कई बार इसकी कीमत बेहद ज्यादा चुकानी पड़ी है। 20 सालों तक $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा। 2021 में अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान ने 10 दिनों में देश पर कब्जा कर लिया।
जिस सरकार को हटाने के लिए अमेरिका ने युद्ध छेड़ा था, वही सरकार लगभग तुरंत फिर से सत्ता में आ गई और ये दिल तोड़ देने वाला था। बेशक अमेरिका के अफगानिस्तान जाने की वजह वही थी जो इस पूरी कहानी में बार बार सामने आती है। हालांकि इसका क्रियान्वयन और परिणाम अलग हैं। अफगानिस्तान तकनीकी रूप से मध्य पूर्व में नहीं है, ये दुनिया के दूसरे हिस्से में है, इसलिए ये एक पूरे एपिसोड का हकदार है, ना कि यहाँ जल्दी जल्दी में बस जिक्र करने का। लेकिन सटीकता के लिए ये समझना जरूरी है कि ये कोई ऐसी रणनीति नहीं है जो हमेशा काम करती है। ऐसा हमेशा नहीं होता। तो वे इसे चलाते क्यों रखे हुए हैं? चलिए सबसे बुनियादी तर्क से शुरू करते हैं, वही जिससे पूरी कहानी शुरू हुई थी, तेल। अमेरिका अब खाड़ी का तेल मुश्किल से ही आयात करता है, लेकिन इससे लगभग कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बाकी दुनिया अब भी उसी तेल पर चलती है और अमेरिका जिस वैश्विक अर्थव्यवस्था पर निर्भर है वो भी उसी तेल पर चलती है। अगर होर्मुज जलमरू मध्य बंद हो जाए तो ओहायो में जल्द ही गैस महंगी हो जाएगी। सिर्फ आर्थिक कारण ही अमेरिकी ध्यान को सही ठहरा सकते हैं। एक महाशक्ति के रूप में अर्थव्यवस्था और प्रमुख खिलाड़ियों की सुरक्षा जरूरी है। देश अमेरिका की सुनते हैं क्योंकि इससे आर्थिक लाभ होता है जो आसानी से नहीं खोया जा सकता। लेकिन तेल केवल इस बात का एक हिस्सा समझाता है कि मध्य पूर्व क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है, ये नहीं बताता कि वहां सैनिकों का होना क्यों जरूरी है। यह दूसरा तर्क है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, यानी ईरान इस्लामिक रिपब्लिक। ईरान वही खतरा है जिसे रोकने के लिए सिस्टम बना था। इसका परमाणु कार्यक्रम, मिसाइलें और लेबनान, यमन, इराक जैसी जगहों पर फैली मिलिशिया हैं। ईरान आतंकवाद का अड्डा और इस्लामी विचारधारा की लड़ाई का केंद्र है। क्षेत्र में ठिकाने सिर्फ जवाबी कार्रवाई के लिए नहीं बल्कि हमले से पहले ही उसे रोकने के लिए भी जरूरी हैं, क्योंकि ये धमकी को विश्वसनीय बनाते हैं। अगर आप ये ठिकाने हटाते हैं तो सिर्फ सैन्य संपत्ति ही नहीं बल्कि निवारक शक्ति को वास्तविक बनाने वाली चीज भी हट जाती है। सीधे कहें, देखें ईरान अब कैसे व्यवहार कर रहा है जब उसे जवाबी कार्रवाई के डर से रोके रखा गया है। अगर आपको लगता है आतंकवाद बुरा है तो सोचिए अगर उन्हें जरा भी डराकर ना रोका जाता तो क्या होता। लेकिन ये तर्क तभी काम करता है जब उन ठिकानों की मेजबानी करने वाले देशों को वास्तव में अमेरिका के वहां रहने की जरूरत हो। इससे तीसरा पहलू सामने आता है, ये गठबंधन खुद इस उपस्थिति के जारी रहने पर निर्भर है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, जब आप एक खाली जगह छोड़ देते हैं तो कोई ना कोई ताकतवर खिलाड़ी वहां आ जाएगा और खाड़ी देश बहुत जल्दी पूरी तरह से स्वतंत्र आत्मनिर्भर देश नहीं बन पाएंगे। इसके बजाय तर्क है कि वे शायद मदद के लिए किसी नए ताकतवर को खोज सकते हैं और चीन की ओर झुक सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वापसी सिर्फ अमेरिका की स्थिति को कमजोर नहीं करती, ये वास्तव में अमेरिका के साझेदारों को उसी नतीजे की ओर धकेलती है जिसे रोकने के लिए पूरा सिस्टम बनाया गया था। याद रखिए, वे सोवियत संघ और कम्युनिस्ट विचारधाराओं के फैलाव को रोकने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका की बजाय रूस चीन को उनके संबंधों में जगह देना। कतर, सऊदी अरब जैसे देशों के पास इतना तेल और पैसा है और आपके सामने एक असली समस्या है। आप सीधे तौर पर पश्चिमी दुश्मनों को मजबूत कर रहे होंगे। देखिए, ये सिर्फ मध्य पूर्व के बारे में नहीं था। चीन अपनी आधी कच्चे तेल की जरूरत खाड़ी देशों से पूरी करता है। रोज 5.4 मिलियन बैरल होर्मुज जलडमरू मध्य से, जो रूस से आयात के मुकाबले दुगने से भी ज्यादा है। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का आधा ईंधन है और रूस कथित तौर पर ईरान की मदद और अमेरिकियों पर हमलों में तकनीकी सहायता दे रहा है। मध्य पूर्व में खाली जगह बनते ही ताकत की लड़ाई शुरू हो जाती है और अमेरिका के नियंत्रण वाले स्थानों में दुश्मन घुस जाता है। यही पूरी कहानी है, एक आर्थिक व सुरक्षा दाव, दोनों की रक्षा को गठबंधन तंत्र और इन सब के ऊपर महाशक्ति की प्रतिस्पर्धा। ये तर्क 45 साल चला। और अगर आप अभी जो संघर्ष हो रहा है, खासकर इस ईरान युद्ध से शुरू होकर, उसे ध्यान से देखें तो इसके कारण वही हैं जो हमने अभी बताए। ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके पीछे के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना, उन मिलिशिया और प्रॉक्सी नेटवर्क को कमजोर करना जिन्हें ईरान ने दशकों में बनाया है, और खुद होर्मुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष करना, क्योंकि जो भी उस जलमार्ग को नियंत्रित करता है वही दुनिया के तेल के प्रवाह को नियंत्रित करता है। और हाँ, इससे कीमतों में भारी उतार चढ़ाव आया है और वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल गई है। लेकिन लक्ष्य ये है कि इस संकरे रणनीतिक जलमार्ग को किसी भी ऐसे व्यक्ति के हाथों में ना जाने दिया जाए जो बाकी दुनिया को इसके जरिए बंधक बनाना चाहता है। और इन सबके पीछे वही डर है जो शुरू से ही इस पूरी कहानी को चला रहा है, कि अमेरिका के पीछे हटने से जो भी खाली जगह बनेगी उसे कोई और भर देगा। दुख की बात है कि कुछ लोग अमेरिकी सैनिकों की मौत को इस बात के सबूत के तौर पर इस्तेमाल करेंगे कि अमेरिका को मध्य पूर्व में शामिल नहीं होना चाहिए या वो इजराइल की लड़ाई लड़ रहा है। ये भू राजनीति के बारे में नादानी और समझ की कमी है। जरा पीछे जाकर सोचिए, हमने अभी तक जो भी बातें की हैं उन सब पर गौर कीजिए। 1945 की हैंडशेक जो इजराइल के बनने से 3 साल पहले हुई, और साम्यवाद रोकने के लिए आइजनहावर सिद्धांत, कार्टर का सिद्धांत जो तेल और सोवियत संघ पर केंद्रित था, बेरूत, टैंकर युद्ध, डेजर्ट स्टॉर्म, कैंप अल उदैद और बेस नेटवर्क।
ये सब मिलकर अमेरिका को पश्चिमी मूल्यों को दुनिया में फैलाने की कोशिश में लगाता है। ये बढ़ता तनाव इज़राइल के लिए नहीं रहा है, ये अमेरिका के हितों के लिए है और यही वजह है कि इज़राइल इस समय मौजूदा तनाव में वास्तव में शामिल नहीं है। अगर आप सोचें कि अमेरिका ने क्या किया है, तो ये सच में काबिले तारीफ है। उसने यहाँ अपनी मौजूदगी बनाए रखी है। इसने ईरान के खिलाफ लगभग पागलपन भरी जंग छेली है, बहुत कम त्रासदियों के साथ। किसी की भी मौत त्रासदी है। हम अभी उन मरीन सैनिकों के बारे में सोच रहे हैं। उनकी मौत को बेकार बताना गलत है। मध्य पूर्व में अमेरिका की मौजूदगी भी समस्याग्रस्त है। मैं विदेशी हस्तक्षेप में विश्वास नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि इजराइल और खाड़ी देश इतने मजबूत हों कि वे मिलकर अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ सकें और अमेरिकी मदद की जरूरत न हो। मध्य पूर्व में अमेरिकी हित हमेशा वहाँ की जरूरतों से मेल नहीं खाते, इस बारे में मैं पूरी तरह स्पष्ट हूँ। लेकिन आज हम इन बारीकियों या फायदे नुकसान पर चर्चा नहीं कर रहे। हम यहाँ याद रखने आए हैं कि अमेरिका ने हस्तक्षेप क्यों किया, ये युद्ध अभी क्यों जरूरी है, ये किस लिए लड़ा जा रहा है और इसकी अहमियत क्या है। ये पश्चिमी मूल्यों की रक्षा, आर्थिक स्थिरता और वैश्विक आतंकवाद रोकने के लिए जरूरी है। मैं अय्यर एरिका हूँ, अगली बार मिलेंगे।